Hello guys, what's up? I hope you are doing well. This is Assis. Welcome to our channel Study Lover Assis. यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, यानी कि संसाधन नियोजन के बारे में। तो रिसोर्सेज की प्लानिंग की बात की जा रही है। अब रिसोर्सेज प्लानिंग में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्लानिंग होती क्या है। तो प्लानिंग एक ऐसी है कि किसी चीज को प्लान करना। डेट मीन्स यानी कि ये प्लानिंग जो है रिसोर्सेज को यूज करने का सबसे विवेक विवेक तरीके से यूज करने के लिए, जुडिशियस यूज करने के लिए ये वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है, यानी कि सर्वमान्य आपका रणनीति है, सभी जगह मान्य होता है। और तो ये तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम लोग भारत जैसे, इंडिया जैसे कंट्री की बात करते हैं, जहाँ पे इनॉर्मस डाइवर्सिटी है, अपार यहाँ पे विविधताएं हैं, यहाँ पे इनॉर्मस डाइवर्सिटी है इन किस चीजों में, तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में, संसाधनों की उपलब्धता में। अगर कुछ देखें तो कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे सर्टेन टाइप्स के रिसोर्सेज की भरपूर भरपूर मात्रा में है, तो कुछ अदर रिसोर्स, कुछ और टाइप की रिसोर्सेज की बहुत ही अधिक कमी है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर झारखंड झारखंड के बारे में आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है, रिच है इसमें। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में यही बात करें तो वाटर रिसोर्सेज की तो अबुंडेंस है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में आपका ब्रह्मपुत्र नदी उधर से ही आता है, वहां पे दिहांग नदी है, दिबांग नदी है, दिबांग नदी है, तो ये सारी नदियां हैं, तो वहां पे तो वाटर रिसोर्सेज की अबुंडेंस है, कमी नहीं है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वह कमी है, यानी कि वहां पे रोड रोड वगैरह का और रेलवे वगैरह का और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें वहाँ पे कमी है। स्टेट जैसे कि राजस्थान, पिछले हमने देखा था राजस्थान के बारे में, राजस्थान का सीएम और गवर्नर, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए वेरी वेल। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है ये भी बताइए। लोकसभा की सीटें कितनी है ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। राज्यसभा की सीटें, ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। उसका हम उस पिछले लेक्चर का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और आई बटन पे भी लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, उससे वहां पे जाकर आप अपने तरीके से उसको वॉच कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं राजस्थान। तो राजस्थान की बात की जा रही है, तो राजस्थान में अगर सोलर एनर्जी की बात करें और विंड एनर्जी की बात करें तो ये तो इंडोव्ड है, यानी कि बहुत सारा अधिक मात्रा में पाया जाता है। बट यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की वहाँ कमी है। तो आज हम लोग देख लेते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड जो है, नाम से ही लग रहा है झारखंड, झारखंड। तो झार मतलब हो गया जंगल झाड़, और खंड मतलब हो गया लैंड, यानी कि ये जो लैंड है फॉरेस्ट की, जंगल की है। यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड। नॉर्थ में देखिएगा तो बिहार मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा, आपका वेस्ट में मध्य प्रदेश मिलेगा, और इधर आपका वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, साउथ में आपका उड़ीसा मिलेगा, और ये आपका क्या है, ईस्ट में बंगाल मिल गया। ये सब बॉर्डर हमने बात किया कि किस किस स्टेटों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और ये आपको याद रखना है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है 15 नवंबर 2000 को हुआ है, बिहार से अलग होकर। और इसकी कैपिटल सिटी रांची है, और लार्जेस्ट सिटी की बात की जाए तो स्टील सिटी, जिसको जमशेदपुर बोलेंगे। डिस्ट्रिक्ट इसमें 24 है। गवर्नर जो है द्रौपदी मुर्मू है, और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है। लेजिस्लेचर जो है आपका यूनिकैमरल, 81 सीट्स है। यूनिकैमरल कहने का मतलब क्या है, यूनिकैमरल, और एक होता है बाईकैमरल। बाईकैमरल, यूनिकैमरल उसको कहते हैं जिसमें एक ही है, वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। और बाईकैमरल में लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस क्या होता है, आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, और यानी कि विधान सभा और विधान परिषद दोनों होता है। इसका हाई कोर्ट है झारखंड हाई कोर्ट। अगर बात करें तो लोकसभा की सीटें यहाँ से 14 है, और राज्यसभा की सीटें 6 हैं। तो ये हम लोग बात कर लिए आपका ये प्यारा सा इंडिया। लिसन, अब हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे देख सकते हैं मैप में आप गाइज। छत्तीसगढ़ के अगर नाइबर स्टेट्स की बात किया जाए तो अब नॉर्थ में आपका यूपी मिल गया। इधर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश मिल जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, ये आपका तेलंगाना हो गया, ये आपका ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये वाला जो आपका स्टेट है इसको उड़ीसा कहेंगे, और ये आपका झारखंड है। इतना इसका नाइबर कंट्री है। इसका फॉर्मेशन जो है छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन
2001 नवंबर 2000 को हुआ। और ए मध्य प्रदेश से एमपी से बना है। एंड इसका लार्जेस्ट सिटी रायपुर है एंड कैपिटल सिटी भी रायपुर है। अगर गवर्नर की बात किया है तो अनुसुईया उके है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये अगेन यूनिकैमरल है। और पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में बात करें तो राज्यसभा की सीटें 5 सीटें हैं, लोकसभा की 11 है। इसका खुद का अपना हाई कोर्ट है जो बिलासपुर में है। अब हम लोग गाइस बात करेंगे प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश यानी कि सेंट्रल प्रोविंस जिसका फॉर्मेशन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल सिटी भोपाल है, लार्जेस्ट सिटी इंदौर है, डिस्ट्रिक्ट आपका 52 है। गवर्नर याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल, जिनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। चीफ मिनिस्टर आपका शिवराज सिंह चौहान है जो बीजेपी के हैं। लेजिस्लेचर में बात करें तो यूनिकैमरल 220 सीट्स है। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा यहाँ से 29 सीट्स हैं। और हाई कोर्ट इसका खुद राज्यसभा का 11 सीट है। और हाई कोर्ट जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है। यहाँ पे अगर हम बात करें नाइबर स्टेट्स की तो ये आपको मिलेगा, यूपी मिल जाएगा, ये आपका राजस्थान हो गया, ये आपका गुजरात हो गया। साउथ में बात करें तो महाराष्ट्र हो गया, इधर वेस्ट में बात करें तो छत्तीसगढ़ हो गया। और इतने सारे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि मध्य प्रदेश जो है सेकंड लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है बाय एरिया। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि फर्स्ट स्टेट कौन है लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। अब हम लोग बात करेंगे गाइज सेवन सिस्टर के कंट्री सेवन सिस्टर के स्टेट्स में से हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पे देखिए गाइज अरुणाचल प्रदेश है, इसका जो बॉर्डर है स्टेट है असम एंड नागालैंड इन साउथ। ये देखिए गाइज ये वाला असम है आपका, और ये वाला जो आपका देख रहे हैं ये नागालैंड है। तो दोनों साउथ में है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो शेयर करता है यहाँ पे भूटान है, भूटान के साथ शेयर करता है। और यहाँ पे म्यांमार कंट्री है, म्यांमार यहाँ पे ईस्ट में हो गया। अगर ऊपर बात करें तो चाइना भी है। तो यहाँ पे कंट्री जो है इंडिया में है। यूनियन टेरिटरी इसका 21 जनवरी 1972 और फिर उसको सुधारा गया 1987 में। कैपिटल ईटानगर है, लार्जेस्ट सिटी ईटानगर भी है। और इसके गवर्नर की बात करें तो बीडी मिश्रा है, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू है। ये भी यूनिकैमरल है गाइज। और पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में राज्यसभा में अरुणाचल प्रदेश एक जाते हैं और लोकसभा में भी एक ही जाते हैं। यहाँ से एक सीटें हैं। और हाई कोर्ट इसका गुवाहाटी हाई कोर्ट है। गुवाहाटी कहाँ है आपका? तो उड़ीसा में है। तो उड़ी सॉरी 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 असम में है। असम असम गुवाहाटी जो क्या है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। यहाँ पे असम असम वाला हाई कोर्ट से इसका काम चलता है गाइज। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग जो हम लोग बात कर रहे थे संसाधन नियोजन की, रिसोर्स प्लानिंग की। तो उसमें अगर हम बात करें कोल्डेस्ट डेजर्ट जो है हमारा लद्दाख है। यहाँ पे लद्दाख देख सकते हैं। लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले। ये इसको 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना गया। उससे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था गाइज। इसका पार्ट था जम्मू एंड कश्मीर का। और नरेंद्र मोदी पीएम थे 2019 में। और उस समय ये क्या किए कि उस समय अभी भी ये पीएम है। तो उस समय ये क्या किए कि इसको जम्मू एंड कश्मीर को 370 आर्टिकल एंड 370 ए आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की 35 ए आर्टिकल में चेंज कर उन्होंने दो यूनियन टेरिटरी बना दिया। इस तरीके से आपका एक बना दिए जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और एक लद्दाख बना दिया गया। और लद्दाख में आपका डिस्ट्रिक्ट कितना है? दो है। और लेह लेह इसका कैपिटल हो गया है। बॉडी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख में बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है राधा कृष्ण माथुर है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से जाते हैं एक, उनका नाम है जमयांग सेरिंग जो बीजेपी के हैं। हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से काम चलता है। तो यहाँ पे ये जो है ये वाला जो है पूरे कंट्री से आइसोलेटेड है या अलग थलग है पूरे कंट्री से। ये जो है कल्चरल हेरिटेज सांस्कृतिक विरासत है में धनी है, रिच है। बट वाटर में कमी है क्योंकि ये लद्दाख है। यहाँ पे कोल्डेस्ट डेजर्ट है। तो आइस आपको मिल जाएगा बट वाटर फॉर्म नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिल पाएगा क्योंकि वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है। चलिए आगे बात करें यहाँ पे। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है और बहुत सारे मेटल रिसोर्सेज जो मेटल मिनरल्स यानी कि महत्वपूर्ण जो मिनरल्स है उसकी भी कमी है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। इस तरीके से हमने देखा अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही डाइवर्सिटी है, संसाधनों की उपलब्धता की एबिलिटी की डाइवर्सिटी है। तो इससे लिए एक क्या करना एक नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और यहाँ तक कि स्थानीय लोकल लेवल पे एक डिमांड बनती है कि भाई रिसोर्सेज प्लानिंग की और संतुलित बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की मांग होती है। तो आगे गाइज हम लोग देख लेते हैं कि रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया।
हम लोग आज क्या देखने वाले हैं कि भाई भारत में इंडिया में रिसोर्सेज प्लानिंग की बात की जा रही है। रिसोर्सेज प्लानिंग, तो यहाँ पे रिसोर्सेज प्लानिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है, जिसमें क्या क्या शामिल है गाइज। तो ये शामिल है, पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की पहचान की जाती है, पूरे कंट्री के किस किस रीजन में पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है गाइज, इसमें इन्वॉल्व होता है कि सर्वेक्षण करना, सर्विंग करना, मैपिंग करना, मानचित्र बनाना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन लगाना और रिसोर्सेज की, यानी कि वो संसाधन जो है कितनी कौन कौन सी गुण वाली है और कितनी मात्रा में है, उसका एस्टिमेशन लगाना, अनुमान लगाना एंड उसका मेजरमेंट करना, मापन करना। दूसरी प्रक्रिया में इवॉल्विंग प्लान स्ट्रक्चर, एक प्लान स्ट्रक्चर लेके आना, यानी कि जो वैसी प्लान स्ट्रक्चर जिसमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, उचित टेक्नोलॉजी हो, उचित स्किल हो और एक संस्था हो, ताकि ताकि ये सब इंस्टीट्यूशनल सेटअप किया जाए, ताकि इम्प्लीमेंट किया जाए रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को, यानी कि रिसोर्स की जो विकास की प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ग्राउंड लेवल पे। थर्ड है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, यानी कि जो रिसोर्स, अगर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको अगर आप क्या कीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा किससे, नेशनल डेवलपमेंट प्लान से, यानी कि रिसोर्सेज की डेवलपमेंट होगी तो नेशन की भी डेवलपमेंट होगी, इससे जोड़ दीजिएगा। तो इन तीनों पॉइंट में आपका प्लानिंग इन्वॉल्व है। अब हम लोग बात करते हैं गाइज कि अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के जस्ट आफ्टर बाद हमारा यहाँ इस पे काम किया जा रहा है, कंसर्टेड एफर्ट किया जा रहा है लगातार, हमारे प्लानिंग के लिए, जो रिसोर्सेज प्लानिंग की है वो गोल को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए लगातार एफर्ट किया जा रहा है। यानी कि पहले ही हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च कर दिए, जब हम 1947 में हमने आजाद हुआ, वैसे ही हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान ला दिया 1950 में। चलिए गाइज हम लोग देख लेते हैं 5 ईयर प्लान के बारे में। तो 5 ईयर प्लान जो था, पंचवर्षीय योजना जिसको कहते हैं 5 ईयर प्लान जो था, ये 5 ईयर प्लान अभी तक टोटल 12th प्लान हो गए हैं, और 12th के बाद उसको ये सब इम्प्लीमेंट करने का काम किसके द्वारा किया जाता था, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। अभी प्लानिंग कमीशन जो थी, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 15 मार्च 1950 को, और ये जो है इसको भंग कर दिया गया 17 अगस्त 2014 को, और इसके जगह पे नीति आयोग का गठन हो गया। और ये जो प्लानिंग कमीशन था उसका एक्स ऑफिसियो चेयरमैन हुआ करता था, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन हुआ करता था, यानी कि कौन होता था, पीएम होता था। यानी कि कहने का मतलब है कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते थे। उसी तरीके से नीति आयोग को भी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन पीएम है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे हैं कि फर्स्ट प्लान कब से चला, 1951 से 1956 से चला, सेकंड प्लान 1956 से 1961, 1960, थर्ड वाला 1961 से 1966, यानी 5-5 वर्षों का चल रहा है। बीच में प्लान हॉलीडे आया जो 1966 से 1969, फोर्थ प्लान 1969 से 1974, फिफ्थ प्लान 1974 से 1978, रोलिंग प्लान 1978 से 1988, 66th प्लान 1980 से 1985, सेवंथ प्लान 1985 टू 1990, एनुअल प्लान 1990 टू 1992, एट्थ प्लान 1990 टू 1997, नाइन्थ प्लान। ऐसे ही आपका 1997 से 2002 चला। 12th प्लान की बात करें तो 2002 से 2007, 11th प्लान की बात करेंगे तो 2007 से 2012, 12th प्लान की बात करेंगे तो टोटल, इसके बाद क्या रिज्यूम हो गया, इसके बाद ये डिसॉल्व हो गया और इसके जगह पे नीति आयोग आ गया। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं गाइज, ये 5 ईयर प्लान के बारे में बात हो गया गाइस। अब हम लोग बात करेंगे आगे कि किस किसी भी क्षेत्र में एवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की जो एवेबिलिटी है वो नेसेसरी कंडीशन है डेवलपमेंट ऑफ किसी भी रीजन की विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए संसाधनों की उपलब्धता, यानी कि रिसोर्सेज की जो एवेबिलिटी है वो क्या है, एक आवश्यक शर्त है, एक नेसेसरी कंडीशन है। बट सिर्फ एवेबिलिटी रिसोर्सेज का हो जाए, अगर उसमें चेंजेस नहीं किया जाए, कुछ भी चेंजेस नहीं किया जाए टेक्नोलॉजी में या इंस्टीट्यूशन में, तो उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। यानी कि रिसोर्स होने से सिर्फ नहीं होगा, रिसोर्स तो चाहिए ही चाहिए, अवेलेबिलिटी तो, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी तो चाहिए चाहिए, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए, ताकि वो डेवलपमेंट हिंडर ना कर सके, रोक ना सके। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट की बात करते हैं गाइज। यहाँ पे बात कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है नेसेसरी कंडीशन है, वही पॉइंट है। ऑन द कंट्री, विपरीत और अगर बात करें, देयर आर सम रीजन विच हैव पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, यानी कि कुछ ऐसे रीजन है जिनके पास
पुअर रिसोर्स है, यानी कि रिसोर्सेज की तो उतनी मात्रा में नहीं है, बट इकोनॉमिकली क्या है गाइज, वो डेवलप्ड है, इकोनॉमिकली क्या है, डेवलप्ड है। अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील दैट रिच रिसोर्सेज इन द कॉलोनी वेयर द मेन अट्रैक्शन ऑफ द फॉरेन इन्वेडर। हमारे यहाँ जो फॉरेन इन्वेडर हैं, यानी कि कॉलोनाइजेशन कॉलोनाइजेशन क्या होता है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उपनिवेश। उपनिवेश किसको कहते हैं, मान लीजिए एक कंट्री है और यहाँ हमारा प्यारा सा कंट्री है, यहाँ पे यूके था और यूके यहाँ आता था अफ्रीका कंटिनेंट से होकर, और यहाँ पे हमें हमारे यहाँ रूल कर रहा था। यानी कि कोई भी पावरफुल कंट्री द्वारा दूसरे कंट्री डिस्टेंट कंट्री पर रिसोर्सेज के लिए एक्सप्लॉयटेशन करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनी। क्या बोलते हैं, रूल करे तो कॉलोनी बोलते हैं, और जो कंट्री रूल करता है उसको बोलते हैं कॉलोनाइजिंग कंट्री। क्या बोलते हैं गाइज, कॉलोनाइजिंग कंट्री। तो हिस्ट्री में जो कॉलोनाइजेशन जो है ये सब रिवील कर रहा है, उजागर कर रहा है कि रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनी, कॉलोनी में जो रिच रिसोर्सेज होती थी वही मेन अट्रैक्शन है फॉरेन इन्वेडर का, यानी कि विदेशी आक्रमणकारी उसी उसी को लेकर आते थे, रिसोर्सेज को ही लेकर अटैक करने आते थे। इट वाज प्राइमरी हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनाइजिंग कंट्री दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज अदर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी था। कॉलोनाइजिंग कंट्री के पास क्या था, टेक्नोलॉजी था, जो आपका क्या करेगा कि दूसरे रीजन के रिसोर्सेज को यूज करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा और अपना उस कॉलोनी पे सुपरमेसी यानी कि दादागिरी दिखाएगा। इसलिए रिसोर्सेज जो है कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट में सिर्फ तभी करेगा जब आपके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, और उसके पास इंस्टीट्यूशनल चेंज हो, यानी कि संस्था वगैरह का निर्माण हो। इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज इन डिफरेंट फेजेस कॉलोनी। और इंडिया तो हम लोग देख ही चुके हैं कि भाई 1947 से पहले हम लोग कॉलोनी थे, यूके का, ब्रिटेन का, जो भी बोल सकते हैं। इसलिए इंडिया की अगर बात करें इंडिया की अगर बात करें तो इन डेवलपमेंट इन जनरल और रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व एबिलिटी। सिर्फ रिसोर्स होने से कोई मायने नहीं रखता, बल्कि टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपुल, और लोगों का ऐतिहासिक एक्सपीरियंस क्या है वो भी देखना पड़ेगा। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं गाइज, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की बात करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स में हम लोग ध्यान दीजिएगा, क्या बात कर रहा है, संसाधनों की संरक्षण की बात की जा रही है। तो रिसोर्सेज जो है किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए तो विटल है, यानी कि महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु इरेशनल कंजम्पशन यानी अंधाधुंध तरीके से अगर इसका खपत किया जाए तो, और पूरा यूटिलाइजेशन किया जाए, जरूरत से ज्यादा यूटिलाइजेशन किया जाए रिसोर्सेज का, तो ये आपको सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम लाएगा गाइज। एंड यानी कि सामाजिक तथा इकोनॉमिक और पर्यावरणीय वातावरणीय वातावरणीय समस्या लाएगा गाइज। इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए, टैकल करने के लिए, इस समस्या को सुलझाने के लिए रिसोर्सेज की कंजर्वेशन करना बहुत ही जरूरी है, प्रत्येक लेवल पे बहुत ही जरूरी है। दिस हैड बीन मेन कंसर्न, और ऐसा ही मेन कंसर्न रहा है, मेन चिंता का विषय रहा है लीडर और बहुत सारे थिंकरों का, मेन कंसर्न का व्यक्ति रहा है। दिस हैड बीन मेन कंसर्न हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल में अगर गाइज बात करें तो गांधी जी ने बहुत ही एप्ट थे, यानी निपुण थे वॉइस करने में, यानी कि आवाज देने में, अपने कंसर्न को, अपनी चिंता को रिसोर्सेज कंजर्वेशन के बारे में। इन्हीं के वर्ड में सुनिए, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी इज नीड, यानी कि बहुत ही पर्याप्त मात्रा है अगर प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत के अनुसार देखी जाए तो, बट किसी भी व्यक्ति की ग्रेड के लिए पर्याप्त मात्रा नहीं है। यानी कि किसी भी इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई हमारे पास कहेंगे कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। यानी कि दूसरे तरीके से बात करें कि भाई कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, पेट भरने के लिए अगर बात करें गाइज, पेट भरने के लिए बहुत है, बट पेटी भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए नहीं। यहाँ पे देखिए गांधी जी हैं, गांधी जी का कोट्स को हम बात हैं, अर्थ के पास इनफ रिसोर्सेज है हमारे जरूरत के अनुसार, और हमारे ग्रिड के लिए नहीं, यानी कि पेट भरने के लिए बहुत है हमारे इंडिया के पास, बट अर्थ, इंडिया ही नहीं, बट नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो अर्थ, पूरे हमारे पृथ्वी के पास बहुत सारी चीजें हैं, बट हमारे पेट भरने के लिए, पेटी भरने के लिए नहीं। उन्होंने 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 उनके अनुसार जो ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल हैं, यानी कि लालची और स्वार्थी व्यक्ति जो हैं, और एक्सप्लॉइटेड नेचर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो शोषणात्मक प्रवृत्ति जो है, नेचर है,
उसको उन्होंने मेन कारण समझा कि भाई ग्लोबल लेवल पे जो रिसोर्सेज की जो कमी हो रही है उसका मेन कारण वही है। वहीं उन्होंने मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे, यानी कि बहुत अमाउंट में प्रोडक्शन करना, यानी कि अत्यधिक प्रोडक्शन करना, अत्यधिक उत्पादन के वो खिलाफ थे, विरुद्ध थे। बट वो चाहते थे कि मास रिप्रोडक्शन को प्रोड्यूस किया जाए कि भाई अकॉर्डिंग टू मासेज, यानी कि मासेज मतलब मासेज यहाँ मतलब लोग लोग कितना चाहते हैं उसके अनुसार प्रोडक्शन किया जाए, ना कि अत्यधिक मात्रा। हेलो गाइज, लिसन, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात किया जाए, एट इंटरनेशनल लेवल पे बात किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात किया जाए, तो सबसे पहले क्लब ऑफ रोम निकल के आया। कौन निकल के आया? क्लब ऑफ रोम निकल के आया गाइज, क्लब ऑफ रोम निकल के आया, जिन्होंने एडवोकेट किया। क्या किया? एडवोकेट किया, समर्थन किया रिसोर्सेज कंजर्वेशन को, यानी कि रिसोर्सेज की संरक्षण को पहली बार, और मोर सिस्टमेटिक तरीके में। तो 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा किया। उसके बाद 1974 में गांधी जी की जो विचारधारा था वो एक बार और निकल के आया, और ये किनके द्वारा निकल के आया? सुषुम्टर के द्वारा। और ये सुषुम्टर जो था, उनका बुक का नाम याद रखिएगा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो था बुक है सुचुमचर साहब का, जिसमें गांधी जी की फिलॉसफी एक बार और देखने को मिलती हुई 1974 में। तो याद, 1968 में क्लब ऑफ रोम और 1974 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल। सेमिनल 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 कंट्रीब्यूशन, क्या बात की जा रही है? सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल was made by the ब्रूटलैंड कमीशन। तो ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट आया 1987 में, उसके द्वारा भी योगदान दिया गया रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में। अगर ग्लोबल लेवल पे बात किया जाए तो इस रिपोर्ट में जो कंसेप्ट था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट था, और पिछले लेक्चर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बता चुके हैं। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने 17 गोल बताया था जो 2015 में यूएन यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 गोल्स को अचीव करने की बात की जाती थी 2030 में। उसके बारे में हम लोग बात किए हैं। और ये जो है मेन रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बीच बाद में ये जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो कंसेप्ट थी वो बाद में एक बुक के रूप में पब्लिश हुआ। उस बुक का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर में वो सारी बातें देखने को मिला। फिर अनदर सिग्निफिकेंट जो किया गया, अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राजील। गाइज ब्राजील बताइए, ब्राजील किस कंटिनेंट में है, और उस कंटिनेंट में है उसमें कितने सॉवरेन कंट्री है, ब्राजील का कैपिटल बताइए। आज के लिए इतना ही गाइज। अगर वीडियोज आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वी विल मेट नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग लेक्चर।